we have started the chapter 5 laws of motion. We have defined the force, है ना? It is polar push, unit of force is Newton. Then weight we have defined, है ना? It is also the force by which Earth pulls the object towards its center, है ना? Inertia first law देखा था. Mute, just mute it. ठीक है. तो फर्स्ट लॉ क्या था? अगर नेट फोर्स बॉडी पर 0 है, if it is at rest, it will continue to be at rest. If it is moving, then it will move with the uniform motion. है ना? Resistance to change, inertia. First law deals with the inertia, which is resistance to change the state of the object. More mass, more inertia, है ना? रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहना चाहिए वो. ठीक है. Momentum also we have defined, product of mass and velocity. Second law क्या था? Rate of change of momentum is directly proportional to the force applied, and it takes place in the direction of force. Change of momentum takes place in the direction of net force, है ना? ये है फार्मूला. और इसको हमने P की वैल्यू m इंटू वी, अगर मास कांस्टेंट है तो मास बाहर आ जाएगा, dv by dt is acceleration. तो F net is equal to, F is net force which is the product of mass and acceleration produced in the body. ma is not the force, it is the effect of the force. नेट फोर्स का इफेक्ट है जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करता है मास में, है ना? तो ये था एक लीनियर मोमेंटम की इक्वेशन दी थी, फोर्स निकालना था, डिफरेंशिएट करके निकालेंगे इसको, बिकॉज फोर्स इज dp by dt, है ना? और ये क्वेश्चन किया था कि अगर एक 5 न्यूटन है, दूसरा 3 न्यूटन है, तो कितना फोर्स लगाएं कि बॉडी स्टेशनरी रहे? तो आंसर था 2 न्यूटन इस तरफ, और कितना फोर्स लगाएं कि इट कंटिन्यू टू मूव टुवर्ड्स लेफ्ट विद द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5 मीटर से लेफ्ट में चले, तब कितना फोर्स लगाएं कांस्टेंट स्पीड से? तब आंसर था सेम, नेट फोर्स 0 होगा तभी कांस्टेंट स्पीड होगी. 2 न्यूटन लगाओ, इट कैन मेंटेन, अगर 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है 2 न्यूटन, 5 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट कर दो, उसके बाद 3 न्यूटन लगाओ तो कांस्टेंट चलती रहेगी 5 मीटर पर सेकंड से, है ना? तो ये था. उसके बाद हम लोगों ने एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 5.7 किया था, जिसमें 2 परपेंडिकुलर फोर्स लग रहे थे, एक इधर एक इधर. इसको इधर शिफ्ट कर लिया, नेट फोर्स, ओके, इधर शिफ्ट कर लिया, नेट फोर्स फिर ऐसे आया 10. तो एफ नेट इज इक्वल टू एम ए से एक्सीलरेशन निकाल लिया, एंगल भी निकाल लिया. कितने एंगल पे? tan थीटा है 6/8, 3/4, 37 पे जाएगा. ऐसे 2 फोर्सेस लगेंगे तो नेट फोर्स की तरफ एक्सीलरेट होगी बॉडी. फिर क्वेश्चन नंबर 5.1 किया था, है ना? इसको यू कैन गो थ्रू. 5.2 आल्सो, 5.3 शुरू के 3 क्वेश्चन किए थे. फिफ्थ क्वेश्चन डायरेक्ट था F इज इक्वल टू E इज इक्वल टू F/m. 6th क्वेश्चन भी डायरेक्ट ही है, समझ लो. पहले एक्सीलरेशन निकाल लो चेंज ऑफ वेलोसिटी से, अपन टाइम भी दिया है. फिर उसके बाद नेट फोर्स m इंटू ए, इक्वेशन ऑफ मोशन से एक्सीलरेशन निकालना था. क्वेश्चन नंबर 6. 8 भी एक्सीलरेशन निकालो v इज इक्वल टू u प्लस at से, तब a मिलने के बाद F नेट इज इक्वल टू ma. रॉकेट वाला क्वेश्चन किया था ना, इसमें थ्रस्ट फोर्स निकालना था. तो F थ्रस्ट अपोजिट वर्टिकल में जा रहा है तो अब वेट भी अपोजिट करना पड़ेगा. F नेट इज इक्वल टू ma, तो एक्स्ट्रा थ्रस्ट फोर्स लगाना पड़ेगा. वेट तो है ही, एक्सीलरेशन भी देना है तो उसका भी फोर्स एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा. तो इतना आंसर आया था 9th क्वेश्चन का. ठीक है, तो ये और क्वेश्चन भी थे. ये 2 डायमेंशन का किया था हम लोगों ने. इम्पल्स सीखा था फिर हमने. इम्पल्स इज व्हाट?
प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू टाइम, कितने टाइम तक फोर्स लग रहा बॉडी पर, वेरिएबल कंडीशन है तो इंटीग्रेशन भी करना पड़ता है T1 से T2 तक, है ना। एरिया अंडर द एफ ग्राफ आ जाता है, ठीक है। और प्रूव दैट इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम भी होता है ना। ऑलराइट, चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम से हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे, एरिया निकाल के, है ना। बैट्समैन का क्वेश्चन था, चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम से बैट्समैन ने अपोजिट डायरेक्शन में बॉल मारी थी तो माइनस हो गया था साइन। ये वाला डिस्कस किया था हम लोगों ने पिछली क्लास में, एंगल पे आ रही तो ये वाला कंपोनेंट तो पलट जाता है और ये वाला यू साइन थीटा चेंज नहीं होता है। यू साइन थीटा का मोमेंटम जो है चेंज नहीं होगा, कॉस थीटा का रिवर्स हो जाता है, माइनस माइनस ट्वाइस ऑफ एम यू कॉस थीटा हो जाता है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें दो कंपोनेंट करते, ये वाला कंपोनेंट चेंज नहीं होता, ये वाला कंपोनेंट पलट जाता है। ये क्वेश्चन किया था, फिर हम लोगों ने ये वाला भी किया था, ये वाला। इसमें चेंज ऑफ, यहाँ की वेलोसिटी पॉजिटिव है, इधर की निगेटिव है ना। तो माइनस माइनस दो बार आएगी तो डबल हो जाएगी। ऑलराइट, थर्ड लॉ में क्या देखा था हमने, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसके पॉइंट क्या बताए थे, दोनों एक साथ होते हैं, एक्शन रिएक्शन अलग अलग बॉडी पर है, therefore they don't cancel each other and forces are always in pair and pair will be of same nature, gravitation force का gravitation ही रहेगा। ऑलराइट, नॉर्मल रिएक्शन सीखा था, नॉर्मल रिएक्शन विल बी ऑलवेज नॉर्मल टू इटसेल्फ, सरफेस की नॉर्मल रिएक्शन होती, इंक्लाइंड सरफेस है तो उससे नॉर्मल ऐसे आएगा, हॉरिजॉन्टल है तो ऊपर आएगा, जैसे रॉड है ये, तो ये वर्टिकल वाल का नॉर्मल रिएक्शन कैसे आएगा इधर, हॉरिजॉन्टल का कैसे आएगा ऊपर। फ्री बॉडी डायग्राम सीखा था हम लोगों ने, ऑब्जेक्ट को फ्री कर दो सिस्टम से, जितने डायरेक्ट फोर्सेस होते हैं वो लगेंगे, वो दिखा दो। ऊपर वाले ब्लॉक पे m1g ग्रेविटेशन फोर्स, इन दोनों के बीच का नॉर्मल रिएक्शन n1, नीचे वाले ब्लॉक पे इसका खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन n2, और ये जो है b का a पर n1 दिखाया, इसका मतलब ये b को n1 से प्रेस कर रहा है। m1g नहीं लिखते, m1g की वजह से नॉर्मल रिएक्शन आती, और उसके बराबर है कि नहीं हम बोल नहीं सकते, कभी इक्वल होती कभी नहीं भी होती। तो n1 अगर रिएक्शन है तो n1 एक्शन हुआ होगा इसके ऊपर, ऊपर वाले ने इसको n1 से प्रेस किया तो इसने रिएक्ट किया, तो m1g नहीं लिखा जाता है, n1 लिखा जाता है। जो रिएक्शन दिखाई गई वो एक्शन हुई होगी इधर, ठीक है। टेंशन के बारे में हमने लिखा था, टेंशन के पॉइंट क्या लिखे थे, इट इज द फोर्स इन द स्ट्रिंग व्हेन इट गेट्स टाइट, इंटरमॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है रिस्टोरिंग फोर्स, it is always along the length of the string, tension always has the pulling tendency, that is direction of tension is always away from the tied end, यहाँ पे tied end है उससे अवे, ऊपर tied end है उससे अवे, या फिर इसमें देखो ये tied end है इससे अवे, ये हाथ टाइट है तो यहाँ पर ऐसे, इधर देखो ये ऐसे, यहाँ पर ये टाइड एंड से दूर, मतलब सेंटर ऑफ द स्ट्रिंग की तरफ। इन आइडियल स्ट्रिंग, आइडियल स्ट्रिंग क्या होती है, मासलेस, फ्रिक्शनलेस, इनएक्सटेंसिबल, टेंशन विल बी सेम थ्रू आउट। जनरली शुरू में हम लोग क्या पढ़ते हैं, कॉर्ड इज ऑफन सेड टू बी मासलेस एंड अनस्ट्रेचेबल एंड it is the only, it is the cord then exists only as a connection between the two bodies, इनके बीच में कनेक्शंस है ना, और कोई काम नहीं है उसका अभी फिलहाल ज्यादा।
जब तक मास नहीं लिया जाता है। इट्स सिंपली कनेक्शन बिटवीन द टू बॉडीज, है ना। ये क्वेश्चन था, है ना। आगे इसके और क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या था? व्हाट इज इक्विलिब्रियम? नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो, जीरो। देन इट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। एफ नेट इज जीरो। या तो वो रेस्ट पे रहने वाली या यूनिफॉर्म मोशन रहेगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ से बोल सकते हैं, अगर नेट फोर्स जीरो होता है तो या तो वो रेस्ट पर रहती है या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन होता है उसका। तो ये क्वेश्चन था, हमने यहाँ पे कर लिया था ना, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स को इक्वेट कर दिया था, ओरिजेंटल वाले इक्वेट कर दिया था। इक्वेशन बना के सॉल्व कर लिया था। ये एनसीईआरटी बुक का सॉल्व एग्जांपल था, ये होमवर्क में था। देखो इसका क्या आंसर आया? फाइंड थीटा इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। पुली के बारे में मैंने, ऐसे पुली होती है ना, पुली के बारे में हमने पॉइंट लिखे नहीं है। पुली से कोई, पुली भी आइडियल ली जाती है, आगे लिखा पॉइंट लिखा दूंगा पुली के बारे में। ये पुली है छोटी छोटी, ये भी मासलेस ली जाती है, फ्रिक्शनलेस ली जाती है। एक इधर हैंग कर रहा है ना, एक इधर हैंग कर रहा है, यहाँ पर m√2। अगर ये m है, ये m है, तो यहाँ पे m√2। ठीक है, क्या आंसर आया इसका शाश्वत? सर ट्राई किया, नहीं हुआ। आसमा? 9 के और आंसर। संस्कृति? सर मैं प्रीवियस क्लास में नहीं थी। ओके। एंड संकेत, आया कुछ आंसर? चलो अभी करो फिर। अर्जुन इज नॉट देयर, उसका केमिस्ट्री पेपर है क्या? प्रिया यू आर देयर? यस सर। ये तो ओपरी इसको है, देखो, ठीक है। थीटा निकालना है, म्यूट कर लो। थीटा निकालना है वर्टिकल के साथ। तो देखो इसको पहले इक्विलिब्रियम ले लो, सभी इक्विलिब्रियम में दिए। तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इसका ले लो, लेफ्ट साइड वाले का ले लो या राइट साइड वाले का। इसका इक्विलिब्रियम इक्वेशन बना लो या इसकी बना लो, दोनों सेम रहेंगे। तो m की इक्विलिब्रियम बनाते, m का एफबीडी बना देते, छोटे वाले m। इसमें कितने फोर्सेस है देखो, mg नीचे, टेंशन ऊपर, इक्विलिब्रियम है, t विल बी इक्वल टू mg, नथिंग मच टू राइट। ये एफ नेट इक्वल टू ma से आता है ना, एक्सेलरेशन तो है ही नहीं। तो mg माइनस टी इज इक्वल टू 0। तो mg इधर आगे, आपने माइनस वाला टर्म इधर शिफ्ट कर दिया, एक प्लस रहता है एक माइनस रहता है। इक्विलिब्रियम में अपोजिट रहते हैं, दोनों इक्वल एंड अपोजिट होते तो इक्वेट कर देते सीधे। टी इज इक्वल टू mg आ गया। और अभी इसकी ऐसे ही इसकी भी बनेगी इक्वेशन। तो ये टी इधर से ऐसे एक्ट करेगा, टाइड एंड से दूर, ये टी आ गया, इसमें भी इतना ही रहेगा टेंशन। तो टी के दोनों कंपोनेंट ऊपर, टी कॉस थीटा, और इधर वाले का भी टी कॉस थीटा। दोनों 2t कॉस थीटा किसको बैलेंस करेंगे, इसको, m√2g को। तो इसका एफबीडी बना लो, ठीक है। तो इसका नीचे m√2g, ऊपर 2t कॉस थीटा। इक्वेट कर दो, इसकी भी इक्विलिब्रियम होगी क्योंकि सबकी इक्विलिब्रियम दी है, ये भी ऊपर नीचे नहीं जाएगा। अभी आ गया समझ में? मास की वैल्यू, टी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, 2 इंटू mg cos थीटा m√2g। तो g कैंसल, mm कैंसल, cos थीटा इज इक्वल टू √2/2
कितना आ रहा है? cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2, यहाँ से थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो थीटा 45 आएगा। अगर बोला जाता है कि दोनों स्ट्रिंग के बीच में एंगल, तो 45 प्लस 45 90। तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली, ऐसा ना हो कि पूरा क्वेश्चन आता है वो लास्ट में मिस्टेक हो जाए। तो लिख लो इसको। समझ में आया सबको? रियल कंपोनेंट Yes, कैंसिल sir. कर देंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वल होंगे, तो वो हॉरिजॉन्टली भी ये पॉइंट मूव नहीं होगा। ये टी साइन थीटा, ये भी टी साइन थीटा, टी दोनों का एम जी है, तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम भी रहेगी, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम भी रहेगी। तो पॉइंट नन ऑफ द मास विल मूव इन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। एक और होमवर्क था। नो प्रॉब्लम, चेंज करो। Yes, sir. ओके, तो 45। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमने देखा, नेट आइसोलेटेड सिस्टम में नेट फोर्स 0 रहता तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। ठीक है, ये क्वेश्चन था होमवर्क में, है ना? इसका आंसर क्या है बोलो। दो ब्लॉक हैं 2 kg एंड 3 kg कनेक्टेड विद द स्ट्रिंग एंड फोर्स 20 न्यूटन, एंगल 60 पर लग रहा है हॉरिजॉन्टल। Refer the diagram and find acceleration of the system and tension in the string T, tension in the string T। डायग्राम में जो दिखा रहा है वो वाला टेंशन। बोलो आया कितना आंसर इसका? इट वाज सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज किया था हमने। तो इसमें कितना आया शाश्वत आंसर? देखो हिंट दी थी कुछ। ये जो फोर्स लगा रहा है इसको, इसका ये वाला कंपोनेंट तो इनको आगे लेके जाएगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट इसके एक्शन वेट को कम करेगा, जिसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर। वर्टिकल कंपोनेंट का रोल कब होगा बोलो? जब फ्रिक्शन का जब हम फ्रिक्शन पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, इसी चैप्टर में फ्रिक्शन पढ़ेंगे तब। फिलहाल तो फ्रिक्शन पढ़ा नहीं है, तो इसका मतलब देयर इज नो फ्रिक्शन, ऑल द सर्फेसेज आर स्मूथ। यहाँ पर हम लोग मेंशन ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि फ्रिक्शन का अभी कॉन्सेप्ट आया नहीं है। तो we assume that there is no friction between the block and surface। ठीक है, तो vertical component will be of no use, horizontal component। ये कितना आएगा horizontal component? horizontal component कितना होगा? 2 cos 60। 10 Newton. हाँ 2 cos 60, तो F will be fx ले लेते हैं उसको, 20 cos 60 सॉरी, है ना? तो F is 20 cos 60, तो 20 कितना है? cos 60 is 1/2 है ना, तो 10 न्यूटन आ गया। 10 Newton डायरेक्ट लिख दो। हाँ, तो यही वाला ये फोर्स खींच रहा है उनको आगे, है ना? तो फिर मैंने कैसे बताया था, इसको थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लो कि सिंगल बॉडी, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू एफ नेट अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2।
10/5, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन आ जाता है ये, टोटल सिंगल बॉडी अज्यूम कर लो, नहीं तो फिर वो एफबीडी से बनाओ, 2 इक्वेशन बनाओ, उससे भी आ जाता है, बट दिस इज इजियर टू गेट एक्सेलरेशन डायरेक्टली। अभी बस, अभी या तो ये ले लो ब्लॉक, सॉरी ये ब्लॉक ले लो, उसका एफबीडी बना के टेंशन निकाल लो, अगर ये भी लेंगे तभी भी उससे सेम आएगा, तो बट ये इजी है। इसको लेंगे तो 2 फोर्स लेने पड़ते हैं, दिस माइनस दिस, और पीछे वाले को लिया तो एक ही फोर्स उसको एक्सीलरेट कराना। तो देखो कितना आंसर आ रहा है। अरे आसमा, व्हाट इज आंसर? 2 kg ब्लॉक का सर 4 न्यूटन न्यूटन। सेकंड लॉ से इक्वेशन लिख लो। इसको कौन आगे खींच रहा है? टी। एक्सेलरेशन हमें पता ही है, F इज इक्वल टू ma, फोर्स इज नथिंग बट टी, मास कितना इसका 2, एक्सेलरेशन हमने सिस्टम का निकाला है ऊपर, तो टेंशन 4 न्यूटन रहेगा उसमें। क्लियर? यस सर। तो यहाँ तक, अभी आगे और क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन हम लोग एफ नेट इज इक्वल टू एमए वाले ही कर रहे हैं, न्यूटन सेकंड लॉ के ही क्वेश्चन रहते सारे, एक ही फार्मूला डील कर रहे हैं हम लोग, है ना। देखो अभी आगे क्या है। रोप एंड पुली प्रॉब्लम, इसको एटवुड मशीन भी बोलते हैं। एनसीईआरटी बुक में दे मेंशन एटवुड मशीन, एटी है वो साइंटिस्ट का नाम है, एटवुड मशीन। वर्कशॉप वगैरह में पुली लगा के, चेन लगा के हेवी इंजिन को लिफ्ट करते हैं, लेकिन उसमें 2 पुली लगानी पड़ती है। 2, जितनी ज्यादा पुली लगाएंगे उतना कम फोर्स लगे, कम फोर्स से हैवी मास उठा सकते हैं। तो देखो इसमें पुली जो है ना, पुली की कंडीशन लिख दूं यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंडीशन। इस चैप्टर में जो पुली रहेंगी, पुली विल बी, ये भी आइडियल पुली है, मासलेस, मतलब लाइट भी बोल सकते हैं, एंड स्मूथ पुली, फ्रिक्शनलेस। इसकी वजह से कोई टेंशन डिफरेंस नहीं होगा। अगर स्मूथ नहीं होगी ना, तो इधर का टेंशन और इधर का टेंशन अलग अलग हो जाता है, तो वो हम कब पढ़ेंगे? रोटेशन मोशन में पढ़ते हैं। इस चैप्टर में आइडियल पुली है जिसमें टेंशन इज गोइंग टू बी रिमेनिंग सेम थ्रू आउट। सिंगल रोप में सिंगल टेंशन रहने वाला है थ्रू आउट, और कनेक्ट अवे फ्रॉम द कनेक्टेड एंड, इसका कनेक्टेड नहीं है, फिर भी यहाँ पर समझ लो, एज्यूम करो कनेक्टेड एंड है यहाँ पर भी, और ये ऊपर, यहाँ से ये पुली को नीचे, यहाँ इस वाले पुली को नीचे खींच रहे होंगे ना ये दोनों रोप मिलके, तो ये नीचे, और ये कनेक्टेड एंड इसका इधर, इसमें वेट नीचे खींच रहा है, तो यहाँ के मॉलिक्यूल्स उसको ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका वेट भी नीचे, तो यहाँ भी टेंशन। तो टेंशन इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द कॉर्ड, सेंटर ऑफ द स्ट्रिंग, पुलिंग नेचर। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग इस सिचुएशन में, इक्वेशन दोनों मासेस की बना के उसको सिंप्लीफाई करके फार्मूला बना लेते हैं। एज सच थियरी पार्ट में नहीं दिया है, बट इफ यू रिमेंबर द फार्मूला, इट विल सेव यू लॉट ऑफ टाइम।
तो m1 की इक्वेशन बनाते हैं। पहले थोड़ी देर के लिए समझ लो m1 इज ग्रेटर, यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया m1 इज ग्रेटर। जो बड़ा मास है उसको m1 मान लेना, और ये बड़ा होगा तो उसको m1 मान लेना न्यूमेरिकल सॉल्विंग में। तो इक्वेशन बनाते हैं m1 की। m1 ग्रेटर है तो ये नीचे आएगा एक्सप्रेशन a से। अच्छा देखो, एक मिनट होल्ड ऑन। since string is ideal, therefore tension same throughout। ये पॉइंट लिख ही देते हैं ना, समझा तो दिया मैंने। टेंशन सेम थ्रू आउट, टेंशन थ्रू आउट, ठीक है। और क्या बताया मैंने? पुली तो आइडियल है, और क्या बताया मैंने? एक्सेल एंड एक्सेलेरेशन सेम, एक्सेलेरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक। क्यों? इनएक्सटेंसिबल रोप है, इनएक्सटेंसिबल, खींचेगी नहीं। तो अगर इसने एक्सेलेरेशन ए से नीचे चलना शुरू किया तो इमीडिएटली एक्सेलेरेशन ए से ये ऊपर जाएगा। क्लियर है नॉट? अगर वो एक्सटेंसिबल है तो ये नीचे चलना शुरू करेगा पहले एक्सेलेरेशन से, फिर वो खींचेगी रोप, फिर थोड़ी देर के बाद ये चलेगा। अनइक्वल एक्सेलेरेशन होंगे, जैसे स्प्रिंग में होता है। स्प्रिंग लगा दी बीच में ना, तो फिर गड़बड़, फिर एक्सेलेरेशन इसका कुछ और, इसका कुछ और। तो वो सिचुएशन नहीं है। इनएक्सटेंसिबल रोप है तो एक्सेलेरेशन सेम है। लाइट रोप है, आइडियल में हमने दोनों कंडीशन लिखी थी। आइडियल रोप है तो टेंशन सेम रहता है, इनएक्सटेंसिबल है तो एक्सेलेरेशन भी एक साथ चलती पूरी रोप सेम एक्सेलेरेशन से। तो ये कंडीशन रहेंगी थ्रू आउट, इवन इफ आई डोंट राइट। इस चैप्टर में पूरा ऐसी कंडीशन के साथ है। तो m1 की इक्वेशन लिखें, वही फार्मूला यूज है, एफ नेट इज इक्वल टू एम। जैसा कि मैंने बताया, एफ नेट में कौन सा फोर्स पहले लिखते हैं? एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन में। तो यहाँ पे एफबीडी अलग से बना लो या उसी डायग्राम में देख लो, जैसा भी है। एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ है तो नीचे वाला फोर्स पहले m1g माइनस अपोजिट फोर्स। अपोजिट फोर्स का एरो थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा, एरो भी हमें बराबर दिखाना चाहिए। जो फोर्स छोटा है उसका छोटा एरो, एक्सेलेरेशन नीचे। तो एफ नेट में एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन वाला फोर्स m1g माइनस अपोजिट फोर्स इंटू m1 इंटू ए। यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, क्यों? हम न्यूटन सेकेंड लॉ लगा रहे हैं, उसमें जो नेट फोर्स है, जिस तरफ एक्सेलेरेशन है उस तरफ वाला फोर्स है। तो इसमें वो इक्वेशन नहीं लगाना, इक्वेशन ऑफ मोशन वाली काइनेमेटिक इक्वेशन। सर ब्लॉक नीचे जा रहा है, एक्सेलेरेशन हमने माइनस लिख दिया। वी आर डीलिंग विद दिस इक्वेशन, एक्सेलेरेशन विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। इधर नेट फोर्स है, उधर ही एक्सेलेरेशन रहेगा। तो यहाँ माइनस प्लस का चक्कर नहीं रहता है। क्लियर टू ऑल? प्लस ही रहता है एक्सेलेरेशन हमेशा। यस सर। ठीक है, तो बस एक इक्वेशन ये बन गई। m2 की इक्वेशन अपने आप बनाएंगे। चलो m2 की लिखो, देखते हैं। फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग विल फाइंड आउट एक्सेलेरेशन एंड टेंशन। सभी इक्वेशन एफ नेट इज इक्वल टू एम ए से बनेंगी, और नेट फोर्स का जो पहला फोर्स होगा, एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन वाला पहला फोर्स होता है, दूसरा फोर्स अपोजिट होता है। वो अपोज तो कर रहा है, लेकिन जिधर ब्लॉक जा रहा है वो फोर्स बड़ा होता है, उसी की तरफ एक्सेलेरेशन होता है। बनी इक्वेशन? एफबीडी चाहे तो बना लो, चाहे तो उसी डायग्राम में दिखा लो। ये m2 का है, ये m1 का है।
बन गई? बोलो जल्दी से, शाश्वत बताओ पहले क्या इक्वेशन बनाई। Sir, T is equal to M2G minus A. M2 इज into इक्वल टू G नहीं, minus A. इज इक्वल टू नहीं, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए से। एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है? एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन में T. अभी साइड चेंज नहीं करना है, बाद में देखते हैं। टी और आगे बोलो। T minus M2G और ये is M2 equal to into A। M2A. बस तो इसको ऐड कर दो इक्वेशन 1 एंड 2 को। ये समझ में आई सबको? टी क्यू पहले लिया हमने, ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो टी बड़ा होगा, M2G उसको अपोज कर रहा है ना? तो तो आ, उसको माइनस कर दिया। अभी दोनों में देखो ऐड करेंगे ना तो टी टी कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या बचेगा? M1G, जी कॉमन ले सकते हैं, M1 माइनस M2G। राइट साइड में M1 प्लस M1A प्लस M2 है तो A कॉमन हो जाएगा, M1 प्लस M2A। ठीक है, तो A इज इक्वल टू M1 माइनस M2G अपॉन M1 प्लस M2। तो ये एक्सप्लेनेशन का आ गया। दिस इज द वे यू हैव टू राइट। तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा इक्वेशंस को। इसका शॉर्टकट मेथड भी बता दूं? देखो देखो, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते, अल्टरनेट मेथड। अभी टी के लिए भी तो सॉल्व करना है ना पहले। ठीक है, पहले टी के लिए सॉल्व कर देते हैं, फिर एक्सलेशन निकालने का शॉर्टकट मेथड भी बता देते हैं। तो देखो इसको, इफ यू रिमेम्बर देन इट कैन सेव योर टाइम। ठीक है, टी कैसे निकालेंगे बोलो? एक्सलेशन की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दो, या 1 में भी पुट कर सकते, ए की वैल्यू पुट कर दो, इसको इधर भेज के सिंप्लीफाई करो। पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2 एंड सॉल्व फॉर टी। देखो, कैन यू डू इट नाउ? जगह छोड़ देता हूँ। देखो टी कितना आएगा बोलो, इफ यू कैन कैलकुलेट फास्ट फाइन। M2G को इधर ले जाओ, एलसीएम ले लो, नीचे M1 प्लस M2 रहेगा ही, उधर ऊपर टर्म्स चेंज होंगे कुछ। देखो इतना आएगा। देखे सॉल्व करके क्या? T इज इक्वल टू M2 कॉमन लिया था, G प्लस ए की वैल्यू पुट कर दी। ओके, एक मिनट रुक जाओ। M2 into A which is M1 minus M2 G ऊपर ही है ना, प्लस M2G। M2G अगर हमने कॉमन ले लिया, M1 प्लस M2 एलसीएम भी ले लिया हमने, M2G कॉमन लिया था ना? नहीं, हाँ M2G ये वाला कॉमन ले लिया जी।
तो ब्रैकेट में क्या बचेगा इधर, m1 माइनस m2 प्लस m1 प्लस m2। इज इट ओके? कोई मिस्टेक हो रही क्या? m2 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा ना। कंपटीशन में फार्मूला याद रखना पड़ेगा, और तुम्हारे 11th स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वेशन बना के सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आरी देर तुम लोग हो लाइन में? हाँ सर है। यस सर। तो देखो ये सर क्वेश्चन है, ए देखो की नेगेटिव वैल्यू भी तो ले सकते हैं उसमें, अगर दोनों केसेस में अपोजिट साइंस में है ना। ए की वैल्यू नेगेटिव क्यों लेंगे हम? जो जिधर जा रहा है मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं हम, ए का मैग्नीट्यूड है ये, दिस इज द मैग्नीट्यूड, नेगेटिव नहीं आप लेंगे। उसमें बोले थे कि ए को नेगेटिव नहीं लेते, जैसे काइनेमेटिक्स में लेते तो थे वो यहाँ। काइनेमेटिक इक्वेशन में है ना, काइनेमेटिक इक्वेशन में सिचुएशन अलग है, वहां पे हम काइनेमेटिक इक्वेशन यूज कर रहे हैं, यहाँ पे एफ नेट इज इक्वल टू एम ए यूज कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ी लेंगे। अभी नेगेटिव किस हिसाब से लेंगे बताओ? नेगेटिव का लॉजिक होना चाहिए, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, तो नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन, हाउ द एक्सेलेरेशन विल बी नेगेटिव? जब नेट तो फोर्स जैसे पॉजिटिव है इक्वेशन तो 1 में t माइनस एम जी था और इक्वेशन 2 में एम जी माइनस टी था, तो इन्वर्ट हुए उल्टा ना बोल रहे थे, प्लेसेस। उल्टा बोल रहे इन्वर्ट हुए, थे। हाँ तो वैसे ही, लेकिन इन्वर्ट तो हुए ना प्लेसेस। अरे यार, एक मिनट क्वेश्चन है, बोलो फिर से क्या डाउट है?